हेलो एवरीवन, मैं अनीता ठाकुर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th पॉलिटिकल साइंस चैप्टर सेकंड, जिसका नाम है फेडरलिज्म। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि क्या इंडिया का जो सिस्टम है, क्या वो फेडरल सिस्टम है, और इंडिया के कौन कौन से ऐसे फीचर्स हैं जिनसे हम लोग इसको एक फेडरल कंट्री के नाम से इसको बुलाते हैं। तो सबसे पहले चलिए इसको पढ़ते हैं। तो यहाँ पे बताया गया है कि जैसा हम लोगों ने पढ़ा था, बेल्जियम और श्रीलंका जैसे स्मॉल कंट्रीज़ जो थी उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करी थी, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा वेरिएशन थी, डाइवर्सिटीज़ थी। उनको मैनेज करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही थी। बेल्जियम ने उनको बहुत ईजिली सेटल कर लिया था, लेकिन श्रीलंका में बहुत कम्युनिटीज़ जो थी उनमें बहुत ज़्यादा क्लैशेस देखने को मिले। तो अब यहाँ पर बताया गया कि क्या एक वास्ट कंट्री जैसे इंडिया है, तो उसमें इवन बहुत सारी डाइवर्स हम लोग बोल सकते हैं बहुत ज़्यादा वेरिएशंस हैं, बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, लैंग्वेजेस अलग अलग हैं, अलग अलग रिलीजन्स हैं, अलग अलग रीजन्स हैं। तो क्या ऐसी कंट्री में फेडरेशन पॉसिबल है? सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर कि क्या पावर शेयरिंग एक अरेंजमेंट जो है वो हमारी कंट्री में पॉसिबल हो सकता है? चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे कौन कौन से प्रोविजंस दिए गए हैं? इंडिया जब एमर्ज हुआ था, इंडिपेंडेंट नेशन जो था, जब वो बना था तो बहुत ही ब्लडशेड हुआ था, बहुत ज़्यादा पेनफुल पार्टीशन हुआ था। और कब हुआ था? 1947 में हुआ था। ठीक है। और पार्टीशन में इंडिया जो था वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो चुका था। एक पार्ट था पाकिस्तान और दूसरा था इंडिया। और उसके बाद इंडिपेंडेंस गेन करने के बाद बहुत सारी प्रिंसली स्टेट्स जो थी वो इंडिया का पार्ट बन गई, एक कंट्री का पार्ट बन गई, जिसमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो फर्स्ट आर्टिकल है उसमें ये बताया गया कि इंडिया क्या है? एज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, कि ग्रुप है। किसका ग्रुप है ये? स्टेट्स का ग्रुप है। ठीक है। द नेक्स्ट यहाँ पर बताया गया, ये सब होने के बावजूद ये जो वर्ड है फेडरेशन वो प्रॉपरली यहाँ पर यूज़ में नहीं आता है, लेकिन इंडियन यूनियन जो है कहीं ना कहीं उसके प्रिंसिपल्स जो हैं वो फेडरलिज्म बेस्ड हैं। कहने का मतलब है 2 लेवल्स ऑफ गवर्नेंस है यहाँ पर। क्लियर है? नेक्स्ट यहाँ पर बताया गया है कि अगर हम लोग उन 7 फीचर्स की बात करें जो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस करे थे, तो फेडरलिज्म जो है वो यहाँ पर मेंशन किया गया है कि बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस में अप्लाई करे गए हैं। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जब ओरिजिनली बनाया गया था, फॉर्म किया गया था, उस टाइम पर इसमें 2 टीयर्स ऑफ गवर्नेंस के सिस्टम थे। जो सिस्टम था उसमें 2 टीयर्स थे, 2 लेवल थे गवर्नमेंट के। एक था यूनियन गवर्नमेंट, जिसको हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट कहते हैं, जिसमें क्या होती हैं? स्टेट्स होती हैं, जिनको यूनियन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, यूनियन गवर्नमेंट कहा जाता है। और दूसरी कौन सी आती है? स्टेट गवर्नमेंट्स आती हैं। बाद में क्या किया गया? एक अमेंडमेंट हुआ 1993 और 1994 में। उसमें देखा गया 3rd ईयर ऑफ फेडरलिज्म जो था वो इंट्रोड्यूस किया गया, जिसमें कौन सी सिस्टम था, कौन सा लेवल ऑफ गवर्नेंस जो था वो इंक्लूड करा गया था। पंचायत और म्यूनसिपैलिटीज़ जो थी वो इंक्लूड करी गई इसमें। और उसके बाद फेडरेशन में बताया गया, जबकि अलग अलग टीयर्स होते हैं तो उनके पास कुछ सेपरेट जुरिस्डिक्शंस होते हैं। जुरिस्डिक्शन ऑलरेडी मैं आप लोगों को लास्ट लेक्चर में बता चुकी हूँ। कुछ ऐसे एरियाज़ होते हैं, एक ऐसा एरिया होता है जहाँ पर आप लोग लीगली क्या कर सकते हो, कुछ प्रोविजंस को फॉर्म कर सकते हो, कुछ लॉज को फ्रेम कर सकते हो कुछ पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स पर। ठीक है। कुछ पर्टिकुलर फील्ड्स आपको प्रोवाइड कर दिए जाते हैं, जैसे एजुकेशन हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, इरिगेशन हो गया, डिफेंस हो गया। इस तरह के कुछ सब्जेक्ट्स या कुछ आइटम्स, या हम लोग बोल सकते हैं कुछ जो बताए जा सकते हैं। यहाँ पर कुछ वेज होते हैं जिनमें हम लोग लीगल ही कार्रवाई कर सकते हैं, कानूनी कार्रवाई। ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली 3 फोल्ड डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो लेजिस्लेटिव पावर्स की करता है। यूनियन गवर्नमेंट के पास भी कुछ लेजिस्लेटिव पावर देता है, स्टेट गवर्नमेंट को भी देता है, और इवन वो लोकल गवर्नमेंट को भी देता है। और उसमें 3 लिस्ट जो है वो इंक्लूड है। फर्स्ट लिस्ट है यूनियन लिस्ट, जिसमें कितनी आइटम्स है, कितने सब्जेक्ट्स मेंशन है उसमें 97। जब यूनियन लिस्ट इंक्लूड करी गई थी हमारे 7th स्केड्यूल में, तो उस टाइम पर इसमें 97 आइटम्स थी, और आज के टाइम पर एट प्रेजेंटली 98 आइटम्स इसमें इंक्लूडेड हैं। तो इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स इंक्लूड हैं? इसमें डिफेंस, जो पूरी कंट्री की डिफेंस लाइक आर्मी होगी। ठीक है। और फॉरेन अफेयर से रिलेटेड, बैंकिंग, कम्युनिकेशंस एंड करेंसी के रिलेटेड ये कोई भी लॉ जो है वो पास कर सकते हो, कोई भी प्रोविज़न फॉर्म कर सकते हैं। उसके बाद इस लिस्ट के अकॉर्डिंगली एक यूनिफॉर्म पॉलिसी फॉर्म करी जाएगी, जो ऑल ओवर द कंट्री सिमिलर ही होगी, वो बिल्कुल भी डिफरेंट नहीं होगी। यूनियन गवर्नमेंट जो है वो अकेले कोई भी लॉ नहीं बना पाएगी।
जो भी मतलब उसके अलावा, किसके अलावा, जो भी सब्जेक्ट मेंशन है उसके यूनियन लिस्ट में, उसके अलावा और कोई लॉ नहीं बना पाएगी, सिर्फ यही वाले लॉज बना पाएगी। नेक्स्ट है स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट में जब स्टेट लिस्ट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड करी गई थी, इन्वॉल्व करी गई थी या इंसर्ट करी गई थी 7th शेड्यूल में, तो ये इसमें 66 ओरिजिनली मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि सब्जेक्ट्स मेंशन थे, बट एट प्रेजेंटली ओनली 59 जो है उन पर लॉज फ्रेम करे जा सकते हैं स्टेट लिस्ट के द्वारा। और आप लोगों को ये बताना भूल गई मैं कि ये जो आप लोगों की स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट हैं, ये 7th शेड्यूल में आती हैं और आर्टिकल 245 और 246 जो हैं वो इन लिस्ट के साथ डील करते हैं। क्लियर? तो स्टेट लिस्ट में कौन कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिन पर स्टेट गवर्नमेंट जो है वो लॉ फ्रेम कर सकती है? लाइक पुलिस हो गया, ट्रेड, कॉमर्स, एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन लाइक पर्सपेक्टिव जो है उनमें स्टेट गवर्नमेंट जो है वो क्या कर सकती है? लॉज फ्रेम कर सकती है। और उसके बाद यहाँ पर बताया गया है ये स्टेट गवर्नमेंट अकेले ही, जितने भी सब्जेक्ट यहाँ पर मेंशन करे गए हैं, अकेले ही लॉज फ्रेम कर सकती है विदाउट द इंटरफेरेंस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। कंकरेंट लिस्ट जो है उसमें जब कंकरेंट लिस्ट को कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड करा गया था उस टाइम पर इसमें 47 आइटम्स प्रेजेंट थी, बट आज के टाइम पर इसमें 52 इंक्रीज हो गई हैं, 52 एट प्रेजेंटली आइटम्स है, जिसमें दोनों लेवल्स जो हैं यूनियन गवर्नमेंट भी और स्टेट गवर्नमेंट भी क्या कर सकती है? प्रोविजंस बना सकती है, लॉज फ्रेम कर सकती है। और कौन कौन सी आइटम्स है इसमें? एजुकेशन है, फॉरेस्ट है, ट्रेड यूनियंस हैं, मैरिज हो गया, अडॉप्शन हो गया और सक्सेशन हो गया। इन सभी चीज़ों पर क्या कर सकती है? कंकरेंट लिस्ट जो है उसके अकॉर्डिंगली स्टेट गवर्नमेंट भी और सेंट्रल गवर्नमेंट भी लॉज फ्रेम कर सकती है। अब उसके बाद यहाँ पर बताया गया है कि अगर कोई भी कन्फ्लिक्ट अराइज हो जाते हैं इन दोनों के बीच में, तो जो यूनियन लेवल के द्वारा लॉ फ्रेम करा जाएगा किसी एक पर्टिकुलर आइटम पर, तो वही ऑल ओवर द कंट्री प्रिवेल करेगा, उसके अलावा दूसरा स्टेट गवर्नमेंट को इम्पोर्टेंस नहीं दी जाएगी। अब ये तो हम लोगों ने पढ़ लिया कि कौन से सब्जेक्ट कौन सी लिस्ट में फॉल करते हैं। तो अब बात आती है कि आजकल तो कंप्यूटर का ज़माना है, मतलब कंप्यूटर साइंस की एज चल रही है, तो सॉफ्टवेयर कंप्यूटर जो हैं ये कौन सी कैटेगरी में या फिर कौन सी लिस्ट में इंक्लूड करे जाते हैं? तो सबसे बड़ी बात यहाँ बताई गई है कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था उस टाइम पर यूनियन गवर्नमेंट, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि उस टाइम पर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में या उस टाइम पर हमारा जो ये टेक्निकल या सॉफ्टवेयर का जो सिस्टम था वो इतना ज़्यादा डेवलप नहीं था, जिसकी वजह से इसको किसी भी लिस्ट में नहीं डाला गया था। तो अगर हम लोग अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली बात करें तो यूनियन गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो जितने भी रेजिड्यूरी सब्जेक्ट्स हैं, जो भी लेफ्ट हैं, जो भी किसी भी ना कंकरेंट लिस्ट में इंक्लूडेड हैं और ना ही स्टेट लिस्ट में इंक्लूडेड हैं, उन पर यूनियन गवर्नमेंट जो है वो क्या कर सकती है? लॉज फ्रेम कर सकती है। तो अभी तक आप लोगों ने पढ़ा कि फेडरेशंस जो है वो 2 टाइप्स की होती हैं। मैंने आप लोगों को बताया था, होल्डिंग टुगेदर वाली और कमिंग टुगेदर वाली, ठीक है? तो उनमें इक्वली पावर को डिवाइड करा जाता है, शेयर करा जाता था, है ना? तो होल्डिंग टुगेदर जो थी उसमें पावर को इक्वली शेयर नहीं करा जाता था। किसके साथ नहीं करा जाता था? कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स मतलब स्टेट्स के साथ। यूनियन गवर्नमेंट स्टेट्स के साथ इक्वल पावर को शेयर नहीं करती थी, ठीक है? और जो भी स्टेट्स थी जो इंडियन यूनियन से बिलोंग करती थी उनको आइडेंटिकल पावर्स जो थी वो नहीं दी गई थी, और कुछ स्टेट्स जो थी उनको स्पेशल स्टेटस प्रोवाइड हुआ था लाइक जम्मू एंड कश्मीर। बट एट प्रेजेंटली ये स्टेटस जो है वो बिल्कुल इरेडिकेट हो गया यहाँ से। जम्मू कश्मीर जो एक स्टेट थी पहले 2019 तक, आज के टाइम पर वो स्टेट यूनियन टेरिटरीज़ में कन्वर्ट हो चुकी है। पार्टीशन हो गया या डिसइंटीग्रेशन हम लोग बोल सकते हैं। 2 यूनियन टेरिटरीज फॉर्म करी गई हैं, एक लद्दाख और दूसरी जम्मू एंड कश्मीर। और बहुत सारे प्रोविजंस थे हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली जो मतलब जे स्टेट थी जब 2019 से पहले, तो वो बिल्कुल भी यहाँ पर अप्लाई नहीं हो सकते थे, एप्लीकेबल नहीं थे। स्टेट असेंबली के अलावा अगर कोई भी मतलब डिसीजन लेना हो तो जब तक जे की स्टेट असेंबली नहीं ऑर्डर करेगी, अप्रूवल नहीं देगी, तब तक वो बिल यहाँ पर अप्लाई नहीं हो सकता था। और उसके बाद इंडियंस जो कि परमानेंट रेजिडेंट नहीं है स्टेट के, वो यहाँ पर ज़मीन भी नहीं ले सकते थे और ना ही घर खरीद सकते थे। सिमिलर स्पेशल प्रोविज़न जो था वो कुछ और स्टेट्स भी हैं, लाइक हम लोग बोल सकते हैं असम वगैरह वाली साइड या फिर नागालैंड जो है वहाँ पर ये मतलब प्रोविज़न्स कुछ कुछ हद तक एप्लीकेबल हैं वहाँ पर। तो उसके बाद कुछ और स्टेट्स भी हैं इंडिया की जिनके पास बहुत कम पावर्स उनको प्रोवाइड होती हैं।
कुछ ऐसे एरियाज़ होते हैं जिनका मतलब जो बहुत ही स्मॉलर उनका एरिया होता है। कुछ ऐसी स्टेट्स भी हैं जिनका एरिया बहुत स्मॉल होता है, वो ना तो इंडिपेंडेंट स्टेट बन सकती हैं, मतलब अकेले वो खुद से स्टेट नहीं बन सकती हैं, और लेकिन उनको किसी भी स्टेट के साथ एग्जिस्ट भी नहीं कर सकते, मतलब मर्ज भी नहीं कर सकते, जोड़ भी नहीं सकते, क्योंकि अगर किसी एक पर्टिकुलर स्टेट के साथ जोड़ेंगे तो उसकी पॉपुलेशन और उसकी बाउंड्री जो है वो बहुत ज़्यादा इन्हांस हो जाएगी, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, जिससे कि क्लैशेस जो हैं वो इंक्रीज़ हो सकते हैं। इन एरियाज़ में कौन कौन से एरियाज़ आते हैं? चंडीगढ़, लक्षद्वीप, कैपिटल सिटी जिसको दिल्ली कहा जाता है, और इवन आज के टाइम पर हम लोगों के लिए बेस्ट एग्जांपल तो जम्मू और कश्मीर और लद्दाख की भी इंसर्ट हो सकती है बीच में। इनको यूनियन टेरिटरीज कहा जाता है, जिन पर डायरेक्ट कंट्रोल होता है किसका? सेंट्रल गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कुछ स्पेशल पावर्स होती हैं जो इन एरियाज़ को गवर्न करती हैं, रन करती हैं, ठीक है। उसके बाद ये जो शेयरिंग ऑफ पावर है, मतलब पावर को जो शेयर किया जाता है यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, उसमें ये बताया गया है कि एक कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रॉपर एक बेसिक स्ट्रक्चर प्रोवाइड किया है जो इन दोनों में अलग अलग पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट करा गया है। लेकिन ये इतना इजी भी नहीं है कि पावर शेयरिंग अरेंजमेंट में कुछ चेंजेस किए जाएं अपनी मर्ज़ी से। तो कोई भी अगर चेंज करना भी हो, कोई अरेंजमेंट करना हो, तो उसमें पार्लियामेंट की रजामंदी जो है वो बहुत ज़रूरी है, पार्लियामेंट से अप्रूवल लेना बहुत ज़रूरी है। कोई भी चेंज अगर करना है तो फर्स्टली वो दोनों हाउसेस में, पार्लियामेंट के जो दोनों हाउसेस हैं, लोकसभा और राज्यसभा में से पास होगा एटलीस्ट 2/3 मेजोरिटी से, ठीक है। उसके बाद उसको रेटिफाई करा जाएगा लेजिस्लेचर के द्वारा, एटलीस्ट उसमें टोटल स्टेट्स जो हैं उनके हाफ जो हैं वो प्रेजेंट होनी चाहिए। और जुडिशरी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है यहाँ पर, किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न को इम्प्लीमेंट करने में, उसके प्रोसीजर्स को अप्लाई करने के लिए या इम्पोज करने के लिए। अगर कोई किसी भी तरह का डिस्प्यूट हो जाता है डिवीज़न ऑफ पावर को लेकर स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में, तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जो है वो डिसीजन ले सकते हैं, और सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाएगी एज़ कम्पेयर टू हाई कोर्ट। क्लियर है? नेक्स्ट यहाँ पर बताया गया है यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट जो हैं उनको कुछ पावर्स दी जाती हैं कि वो अपनी रिसोर्सेज को रेज़ कर सकें, उनकी कैपेसिटी को इंक्रीज़ कर सकें, लाइक लिविंग टैक्सेस लेकर अपने ऑर्डर को, एक प्रॉपर गवर्नेंस के फंड्स को मेंटेन कर सके। और ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है वो हर एक, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो अपने अलग एक फाइनेंस डिपार्टमेंट को देगी, और स्टेट गवर्नमेंट जो है वो स्टेट लेवल का जो फाइनेंस डिपार्टमेंट होगा उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी। ओके, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल।